हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। यहाँ पर आप लोग मेरे साथ स्टडी करेंगे विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज, जो कि कम्प्लीटली यूपीएससी 2024 के लिए तैयार किए गए हैं। और इसमें हम लोग फुल टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें फुल टेस्ट नंबर 24 जो था, जो कि पहला टेस्ट था फुल टेस्ट में, वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। और आज हम लोग करेंगे फुल टेस्ट नंबर 25। इट मीन्स कि ओरिजिनली ये दूसरा नंबर रहेगा टेस्ट का। इससे पहले ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट वाइज लगभग 9 से 10 लेक्चर कराए हैं, तो आप उसे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जहां पे यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2024 होगा, उसमें सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री पोस्ट करता हूं, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री क्लासेस है सारी की सारी। बस आपको जो है कि बेहतर तरीके से मैं कंटेंट डिलीवर कर सकूं, ताकि आप उन चीज़ों की उपयोगिता देख सकें और साथ में अपने यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो चलिए इसी सीरीज से हम लोग शुरू करते हैं पहले टेस्ट को। और यहाँ पर देखोगे फुल टेस्ट में क्या क्या मिलेगा: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, सोशल डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो ये कंप्लीटली जो है कि फुल सिलेबस पे आधारित रहेगा फुल टेस्ट के रूप में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए एक नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ, या एक यूँ कहें कि एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। और उन टारगेट्स को अगर आप अचीव करते हो डेली के डेली, तो उससे आप मान के चलिए कि आपके प्रीलिम्स में 70% से अधिक क्वेश्चन वहीं से आएंगे। बस ये चीज़ें आपको रेगुलर फॉलो करनी रहेगी, और उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आज की शाम में वीडियो में दे दूंगा। आप शाम को 8 या 9 बजे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। फिलहाल तो यहाँ हम लोग करते हैं अपना पहला टेस्ट नंबर, अर्थात कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विपणन योग्य ऋण यानी कि मार्केटेबल डेट के निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है। विपणन योग्य जो ऋण होते हैं, इसको हम कह सकते हैं जो कि सेकेंडरी बाजार में स्वतंत्र रूप से इसको कारोबार किया जा सके, यानी कि बेचा जा सके, खरीदा जा सके। इट मीन्स कि यहाँ से, क्योंकि ये विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब जहाँ पे कोई वस्तु को बेचा जा सके या फिर खरीदा जा सके। ये मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां हो सकती हैं, जिनके माध्यम से आप पैसे को कलेक्ट कर सकते हो या फिर उसे बेच भी सकते हो। जैसे सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, ट्रेजरी बिल हो गए, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो जरा इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये, कि नीलामी के माध्यम से जारी किए गए ट्रेजरी बिल। बिल्कुल, अगर कोई भी ट्रेजरी बिल नीलामी के माध्यम से किया गया है, तो उसको आप आगे जाके खरीद के और दोबारा भी उसे बेच सकते हो, यानी कि मार्केटेबल है वो, आप उसे बेच सकते हो। दूसरा है राज्य सरकार को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल। तो देखिए, इंटरमीडिएट जो टी बिल्स होते हैं, मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, वो इसमें हिस्सा नहीं होते द्वितीयक बाजार का, ठीक है, वो इसके हिस्से नहीं होते, बल्कि वो गैर विपणन योग्य प्रतिभूति होते हैं, जिसको खरीद या बिक्री की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। वो आसानी से आप सेकेंड मार्केट में अर्थात शेयर मार्केट में उसे सोल्ड आउट नहीं कर सकते हो, तो इसे हटा दीजिए। राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां, तो ये भी आप इसमें नहीं कर सकते हो, तो केवल पहला ही कर सकते हो, अर्थात कि वो नीलामी के माध्यम से जो ट्रेजरी बिल जारी किए थे, आप उसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो मार्केट के अंतर्गत, यानी कि वो विपणनकारी होते हैं। दूसरा आ रहा है आपका टॉपिक, अर्थात करंट अफेयर से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीप फेक के संदर्भ में पूछा जा रहा है। डीप फेक एक ऐसा कृत्रिम मीडिया है जिसमें डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है। वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के डीप फेक अवैध और प्रतिबंधित हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा, हालांकि डीप फेक के बारे में आपने सुना होगा, कई बार मीम्स भी ऐसे बने और कई सारे केसेस भी आए हैं। जैसे रश्मिका मंदाना जी का था कि एक थोड़ा सा मतलब कि न्यूड टाइप का वीडियोस बना था, लेकिन असल वो उनका नहीं था, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से जो है कि उनके फेस को क्रिएट किया गया। या फिर मोदी जी की आवाज़ में कोई गाना सुना होगा आपने, लेकिन ओरिजिनली वो मोदी जी ने नहीं गाया था, वो किसी और व्यक्ति के द्वारा, या यूँ कहूँ कि एआई की टूल से उसे डेवलप किया गया, कि ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति ही ओरिजिनली वो एक्ट कर रहा है। तो ये कह सकते हो कि डिजिटली रूप से आपकी वॉइस में, आपके फेस में, आपकी बॉडी रिकॉग्निशन में हेर फेर किया जाता है। लेकिन वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के डीप फेक अवैध या प्रतिबंधित है। आपको लगेगा कि यार ये तो गलत चीज है, ये हो सकता है कि सभी प्रकार से प्रतिबंधित हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पर जरूरत पड़ने पर जो है कि पॉजिटिव या सकारात्मक काम के लिए किया जाता है, वहां पर आपको इसकी स्वीकृति दी गई है। तो ये जो ऐसे स्टैटिक वर्ड आते हैं ना, आपको इनसे बचना चाहिए, ठीक है, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम होते हैं, इसमें बहुत सारे कानून बनाए गए हैं कि जहां पे डीप फेक जो है कि प्रतिबंधित होगा और जहां पर नहीं होगा प्रतिबंधित। तो इसलिए सभी प्रकार के वर्ड या कुछ नहीं या कभी नहीं वाले शब्द अक्सर यूपीएससी में गलत किए जाते हैं, क्योंकि वो आपके ब्रेन से खेलते हैं और आपको जो है कि गलत करवाते हैं प्रश्न को। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए केवल यहाँ पर एक सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। वरीयता क्रम यानी कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में बात करेंगे कि कौन वरीयता क्रम में आएगा। निम्नलिखित पदों को वरीयता क्रम के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन रहेगा? अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला पद आता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति का, यानी कि ये हो जाएंगे सबसे पहले नंबर पे। उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री, यानी ये हो जाएंगे सेकंड नंबर पे। प्रधानमंत्री के बाद जितने भी राज्य के राज्यपाल होते हैं ना, वो सारे थर्ड नंबर पे आते हैं। फिर उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति आते हैं फोर्थ नंबर पे। उसके बाद आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। और साथ में होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे आपके थर्ड नंबर पे। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये फोर्थ नंबर पे हो जाएंगे। तो इस आधार पे आप देखो कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति, फिर उसका प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद आपके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत में बाघ अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे बोर बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे लघु बाघ अभ्यारण्य है। नागार्जुन सागर श्री सैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में अवस्थित है। अब यहाँ पर आपको जो है कि करेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो जरा एक एक करके हम बात करते हैं। चलो, अगर आपको बोर बाघ के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले उनके बारे में जो आपको पता है उससे तो बात कर लेते हैं। तो जैसे नागार्जुन सागर श्री सैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,700 कुछ है। ठीक है, 3,728 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। और ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में जो है कि डेवलप है, आंध्र प्रदेश में विकसित है। कुछ इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपके तेलंगाना में चला जाता है। तो दूसरा तो सही है। तीसरा पूछा जा रहा है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, अभी ये हाल ही में जो है कि 54वां टाइगर रिजर्व शायद बना है, और ये एमपी में स्थित है, न कि उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है। फिर पूछ रहा है बोर बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे लघु बाघ अभ्यारण्य है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भारत का सबसे लघु बाघ अभ्यारण्य है। और मुख्य रूप से ये जो है कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? महाराष्ट्र के। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और इस हिसाब से आप देखोगे कि बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 2 युग में ऐसे जो सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व नागरिक स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के काल अनुक्रम के हिसाब से आप व्यवस्थित भी से कर सकते हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले जो जो आंदोलन हुए थे उनके क्रोनोलॉजी के साथ उसे सेट करना है। जैसे इल्बर्ट विल पारित न होने के विरोध जो प्रदर्शन किया गया था, जिसे हम लोग कहा गया था कि व्हाइट मूवमेंट, श्वेत आंदोलन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इल्बर्ट विल का जो विवाद था ये आपका आया था 1883 में। असल में इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था और ये एक अच्छा कह सकते हो कि प्रावधान था, लेकिन गोरे लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अब जो भारतीय जो न्यायाधीश है वो भी यूरोपीय व्यक्तियों का मामला सुन सकते हैं, कोर्ट में उनके मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जो यूरोपीय लोग थे इनकी प्रजातीय श्रेष्ठता पे जो है कि चोट पहुंची, और इन्होंने कहा कि नहीं, अब भारतीय भी इतने सक्षम नहीं हो गए कि हमारे गोरे लोगों का या हमारे अंग्रेजों का ये मुकदमा सुन सकें। इस वजह से इस इल्बर्ट विल विवाद हुआ था और इल्बर्ट विल को वापस लेना पड़ा। ये घटना तो तब थी। लेक्स लोकी अधिनियम की बात करेंगे। लेक्स लोकी अधिनियम ये आया था आपका 1850 में, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान धर्म से निकलकर ईसाई धर्म को ज्वाइन करता है तो भी उसके पैतृक अधिकार, वंशानुगत अधिकार, जमीनी अधिकार सारे के सारे बने रहेंगे। यानी पहले क्या होता था कि हिंदू से अगर आप बाहर निकल गए, ईसाई में आ गए, किसी और धर्म में, तो आपके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे। फिर लेक्स लोकी अधिनियम आया, जिसके माध्यम से कहा गया कि आप ईसाई बनना चाहो बन जाओ, लेकिन आपकी जमीन, आपके पुत्र, आपके वंशानुगत अधिकार सारे के सारे रहेंगे आपके पास, अर्थात आपके पैतृक अधिकार रहेंगे। फिर लॉर्ड लिटन के अफगान अभियान के विरुद्ध आंदोलन। अब यहाँ पर अगर आपको अफगान अभियान के बारे में नहीं पता है तो इतना कॉमन सेंस जरूर पता होना चाहिए कि इल्बर्ट विल विवाद लॉर्ड रिपन लेके आए थे और लॉर्ड लिटन उनसे पहले थे। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि पहला नंबर हमेशा तीसरे के बाद आएगा। तो ये भी एक क्रोनोलॉजी सेट करने का तरीका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि अगर मैं ये बता दूं, जो अफगान अभियान के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था ये मुख्य रूप से 1877 से लेकर 80 के बीच हुआ था, और ये वाला हुआ था आपका 1883 में। लेक्स लोकी हुआ था 1850 में। तो इस हिसाब से 2, 3, 1 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे भी आप प्रश्नों को एलिमिनेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है 20वीं सदी का आद धर्म आंदोलन। कभी शायद सुना भी नहीं होगा कई लोगों ने। तो आद धर्म आंदोलन के बारे में बात करेंगे और पूछा जा रहा है कितने युग में इसके सही सुमेलित। अगर बात करें, यह आंदोलन महाराष्ट्र में अस्पृश्यों के लिए पृथक पहचान प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया गया था क्या? तो आप देखोगे कि यह एक सामाजिक क्रांति में बहुत बड़ा जो है कि एक तरीके से आंदोलन रहा है।
लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं था, ये स्पेशली पंजाब में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये जो विभाजन से पहले का जो पंजाब था, जो आज हमारे पाकिस्तान में भी चला गया और भारत में भी है, तो इस पंजाब में बहुत सारे सामाजिक उत्पीड़न होते थे और अस्पृश्यों के साथ बहुत जो है कि गलत तरीके से व्यवहार किया था, उसे बंधक बनाया जाता था। तो वहां पर ये आद धर्म आंदोलन चलाया गया था और ये मुख्य रूप से चलाया गया था 1926 में। ठीक है, तो ये पंजाब में था, पहला गलत हो गया। आद धर्म आंदोलन को गदर पार्टी के सदस्य बाबू मंगूराम द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये बात सही है, बाबू मंगूराम ने शुरू किया। आद धर्म भक्ति आंदोलन के संत कवियों की शिक्षाओं पर आधारित था, यह भी बात सही है कि जितने भी भक्ति आंदोलन के जो संत थे, चाहे वो कबीर हो या फिर गुरु नानक जी हो या फिर रैदास हो, इन सभी के जो आध्यात्मिक वचन थे उन पर आधारित था ये। फिर 1931 की जनगणना में आद धर्म को पृथक धर्म का दर्जा भी प्राप्त हुआ था, यह भी बात सही है। तो 2, 3, 4 सही है, पहला जबकि गलत है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि केवल 3 युग्म ही सही थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। विदेशी अधिवक्ता भारत में प्रैक्टिस करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण करा सकते हैं। ध्यान से देखना कि जो विदेशी लॉयर हैं, क्या ये भारत में बार काउंसिल में जो है कि पंजीकरण करा सकते हैं अपने लिए। दूसरा, विदेशी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोविजन ऐड किया था 2022 में संशोधन करते हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि जो विदेशी वकील हैं या जो विदेशी लॉ फर्म है जहाँ पे लॉ वगैरह कराया जाता है, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, वो भारत के मतलब भारत में रजिस्टर्ड हो सकती है, या दूसरी भाषा में कहें कि जितने भी लोग वहाँ से पढ़ के आए होंगे फॉरेन से लॉ वगैरह करके, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हो भारत में, यानी अपनी जो है कि प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन वो किसी भी न्यायालय या न्याय अधिकरण के सामने जो है कि प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही बातें सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर पे। भारत में राज्य के राज्यपालों के संदर्भ में बात करते हैं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिकी मॉडल पर नहीं बल्कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो आप कह सकते हो, क्योंकि कनाडा के मॉडल में क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसे हटा सकता है और उसे वही नियुक्त करता है, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे दोनों ही बातें सही है कि अमेरिकी मॉडल नहीं बल्कि कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे अगर आप देखोगे कि बनावली में टेराकोटा से निर्मित हल का मॉडल प्राप्त हुआ था, या कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले थे, या कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले थे। तो यहाँ पर आप देखोगे बनावली में टेराकोटा से निर्मित एक हल का मॉडल भी मिला था, ये बात भी सही है, और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इसलिए 1 और 2 दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि बनावली ये किस राज्य में स्थित है, मौजूद है, और कालीबंगा ये किस राज्य में स्थित है, ये जरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रीन क्लाइमेट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हम विचार करते हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी? यह बात गलत है, क्योंकि 1992 के नहीं बल्कि 2010 का एक कानकुन समझौता हुआ था, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी, न कि 1992 में। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजना के वित्त पोषण पर केंद्रित है, यानी जो विकासशील देश हैं उनको जो है कि फंडिंग करता है, स्पेशली उन उन क्षेत्रों के लिए या उन कार्यों के लिए जो पर्यावरण को बचाने के लिए होते हैं, और यह UNFCCC द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो दूसरा सही है। तीसरा, इसे विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि NDC, ठीक है, नेशनल जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है उसके बारे में, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। तो यह भी बात सही है। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, केवल पहला गलत है, क्योंकि जो ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग की स्थापना की गई है ये 1992 में की गई, न करके 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर पे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत की यात्रा के काल अनुक्रम के हिसाब से इन्हें व्यवस्थित करते हैं। क्या क्या व्यवस्थित करोगे आप? अगर मार्को पोलो की बात करोगे, डोमिंगो पायस की, फ्रैंकोइस बर्नियस की, या इब्न बतूता की। मार्को पोलो ने भारत में 1271 में यात्रा की थी और मुख्य रूप से वो वारंगल के काकती साम्राज्य का भ्रमण किया था, और रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल में वो बंदरगाह जो मोटुपोली में था वहां पर भी रुका था स्पेशली। तो 1271 में आता है। अगर हम बात करें डोमिंगो पायस की, तो ये आपके 1520 में आते हैं, और किस समय? जिस समय विजयनगर साम्राज्य होता है और राजा कृष्णदेव राय के साम्राज्य में जाते हैं। किसके यहाँ जाते हैं? कृष्णदेव राय के यहाँ जाते हैं, उनके शासनकाल में करते हैं।
इसके बाद आप देखोगे बर्नियर की बात करेंगे तो ये 1656 में आते हैं, डॉक्टर के रूप में आते हैं, हालांकि इतिहासकार भी होते हैं। तो ये आपके जो दारा सिको होते हैं, शाहजहां के पुत्र, ठीक है, दारा सिको होते हैं, उनको कुछ बीमारी रहती है, उस बीमारी के इलाज के लिए आते हैं ये। और इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं, स्पेशली ये 1332-33 के आसपास आते हैं। और इन्होंने अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखी थी, जिसको हम लोग कहते हैं रेहला नाम से जो है कि उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखी थी। और साथ में इन्हें चाइना में भी एक दूत मंडल के रूप में भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो अब जरा क्रोनोलॉजी सेट करोगे तो सबसे पहले मार्को पोलो आएंगे, फिर इब्न बतूता आएंगे, फिर डोमिंगो पायस आएंगे, और फिर फ्रेंकोइस बर्नियर आएंगे, यानी 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम लोग विचार करना शुरू कर देते हैं। एलोजेनिक अनुक्रमण एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के माध्यम से, जबकि ऑटोजेनिक अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के माध्यम से संचालित होता है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक अनुक्रमण नष्ट हो चुके पर्यावास पर, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण जीवन रहित क्षेत्रों पर शुरू होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बायोटिक सक्सेशन होता क्या है। इसको इंग्लिश में बायोटिक सक्सेशन भी कहते हैं या फिर पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मतलब होता है कि एक प्रजाति जो है कि शुरू करती है रहना और वहां पर पूरा अपना समुदाय को डेवलप करती है, स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक, चरम अवस्था तक ये डेवलपिंग करती है। तो यहाँ पे एक एलोजेनिक और ऑटोजेनिक की बात की जा रही है। अगर एलोजेनिक की बात करें दोस्तों तो ये होता है आपके अजैविक घटक से, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि एलोजेनिक जो अनुक्रमण है ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के माध्यम से, ये गलत है। ऑटोजेनिक की बात करेंगे तो ये अनुक्रमण आपके अजैविक नहीं बल्कि जैविक घटकों से होता है। समझ में आ गया? तो एलोजेनिक होता है अजैविक से, ऑटोजेनिक होता है जैविक से। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, जो प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है, नष्ट हो चुके पर्यावास पर नहीं बल्कि जीवन रहित क्षेत्रों पे, जैसे जिसे हम कहते हैं नग्न चट्टान, जहां पे मिट्टी नहीं होती, चट्टान होती है एक तरीके से, वहां पर जीवन की शुरुआत करनी होती है। तो जो भी सीरी या क्रमक जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट की भाषा में, जो मैं एनवायरमेंट की मेन सीरीज लेकर आऊंगा तो वहां पर आपको ये सब चीजें समझाऊंगा। अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, तो वहां पर आप देखोगे कि प्राथमिक अनुक्रमण आपके जीवन रहित क्षेत्रों में होता है, द्वितीयक अनुक्रमण होता है नष्ट हो चुके पर्यावास में। तो इस आधार पर आप देखोगे कि दूसरा भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अर्थात डी ऑप्शन की ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, इस स्तंभ को मीनार ए जरीन या स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस पर अशोक के सभी 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेख उत्कीर्ण है। 14वीं शताब्दी के लेख शम्स ए सिराज अफीफ ने इस स्तंभ के वर्तमान स्थान तक परिवहन का वर्णन किया है। तो इस किसके बारे में कह रहा है? ये दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। असल में ये अशोक के जो 14 स्तंभ लेख थे उनमें से ये 7 प्रमुख स्तंभ लेखों में से एक है दिल्ली टोपरा। मुख्य रूप से जो है कि ये टोपरा हरियाणा में था, वहां से इसको जो है कि दिल्ली भी लेके आया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के उद्यम क्षेत्र के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर संबंधी मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है। और सामान्यतः एमएसएमई का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जब आत्मनिर्भर अभियान आया था, आत्मनिर्भर योजना आई थी भारत के लिए कोविड के दौरान, तो उस समय एमएसएमई को निवेश और टर्नओवर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एक नए सिरे से। पुरानी वाली परिभाषा को बदला गया था जिसमें कितना टर्नओवर होता था, 1 करोड़ से 5 करोड़, ये सारी चीज़। तो अब उसका नया परिभाषा किया गया, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि सामान्यतः एमएसएमई का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा अधिक होता कि कम पूंजी में प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं तो एमएसएमई को जो है कि ज़्यादा फंडिंग मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि इनका जो पूंजी उत्पाद अनुपात है ये कम है, क्योंकि अगर ये 100 रुपये लगा रहे हैं तो ये प्रोडक्शन जो है कि हो सकता है 10 ही गुड्स का करते हो, 10 गुड्स का करते हो, तो इसका जो अनुपात है वो कम है। अगर ये 100 रुपये लगा के और कम से कम 250 प्रोडक्शन कर रहे होते तो हम मानते कि इनका अनुपात अधिक है। और अगर ये ऐसा अनुपात कर रहे होते, ऐसा प्रोडक्शन कर रहे होते तो बड़ी इंडस्ट्री में आते, ना कि छोटी इंडस्ट्री में। तो लघु उद्योग इसीलिए कहा था क्योंकि इनका अनुपात ये कम होता है, तो अधिक नहीं होता। तो ये वाला गलत है, केवल पहला सही है, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इतिहास से संबंधित प्रश्न। ये राजा मुंजे संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। राजा मुंजे की जो संधि थी इसके बारे में बात करें तो राजा मुंजे की बात करें तो इस पर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच एक हस्ताक्षर किए गए थे क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, यह बात गलत है, क्योंकि असल में जो राजा मुंजे समझौता हुआ था ये हिंदू जाति और दलित वर्गों के बीच आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर पहला समझौता था। जो हम लोग पढ़ते हैं इनको 1932 वाला जो पूना समझौता हम लोग पढ़ते हैं सांप्रदायिक पंचायत पे, उससे पहले ही ये जो है कि अगर आप देखोगे
हो जाता है, क्योंकि ये होता तो ये भी 1932 में, लेकिन ये स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी के माह में हो जाता है, जबकि आपका पूना समझौता कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। तो ये पहला समझौता माना जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो राजा मुंजे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और MC रजा जो कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षर इस पे किए गए थे, न कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। तो पहला तो गलत हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे आ रहा है, समझौते में अगर आप देखोगे अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया गया था। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ इसमें किया गया था। तीसरा है, इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पंचायत की प्रतिक्रिया के रूप में हस्ताक्षर किया गया था क्या? तो आप कहोगे कि नहीं, इस पर नहीं किया गया था। जो इस पर अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की प्रतिक्रिया तो तब होगी ना जब सांप्रदायिक पंचायत बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन उस समय तो था ही नहीं, तो इसलिए इस पे जो हस्ताक्षर किए तो सांप्रदायिक पंचायत पे नहीं थे, बल्कि ये जो हस्ताक्षर हुए थे ना सांप्रदायिक पंचायत की प्रतिक्रिया में, वो हुए थे पूना समझौता पे, जिसको मान्यता भी दी गई थी। तो तीसरा भी गलत है, तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हाई कोर्ट से संबंधित है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा उच्च न्यायालय राज्य में अपील के शीर्ष न्यायालय होते हैं। बिल्कुल सही बात है, राज्य में तो अपने शीर्ष न्यायालय होते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में विस्तृत प्रावधान शामिल नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, पहले और दूसरे दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, औषधीय गुणों से युक्त हर्बल पौधा जिसे फिश मिंट भी कहा जाता है, फिश मिंट भी कहा जाता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और हम क्या क्या चर्चा करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। यह पौधा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और असम में इसे मनसुंदरी के नाम से जाना जाता है, मनसुंदरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सामान्यतः हिमालय क्षेत्र में तो पाया जाता है, लेकिन हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ इंडिया तक है, तो असम में इसको मनसुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो सही हो गया। दूसरा, फिश मिंट पौधा गैर आक्रामक पौधा होता है तथा इसका मछली जैसा विशिष्ट स्वाद और गंध इसे पाक उपयोग के लिए कम आकर्षक बनाता है। तो देखिए, एक बात तो आप ये देख सकते हो कि मछली जैसे विशिष्ट स्वाद और सुगंध के कारण ही इसे फिश मिंट कहा जाता है, लेकिन ये आक्रमणकारी प्रवृत्तियों में पाया जाता है, गैर आक्रमणकारी नहीं। मतलब ये आसपास के जो क्षेत्रीय प्रजाति होती है उसको ये नष्ट भी कर देता है। तो ध्यान देना कि गैर आक्रामक नहीं है बल्कि आक्रामक होता है। तो दूसरा गलत हो गया। फिर आगे देखते हैं कि इस पौधे के औषधि गुणों में पाचन संबंधी समस्याओं, कीड़ों के काटने, बुखार और खांसी का इलाज भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयुर्वेद के बहुत सारे जो है कि इलाज इसमें मिलते हैं, इसलिए तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो केवल 2 युग्म इसके सही होंगे। 17 का बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि केवल 2 युग्म सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2016, जिसको इन शॉर्ट हम लोग IBC अधिनियम भी कहते हैं, यानी IBC कोडिफिकेशन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत उपबंधित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP, CRPC नहीं है, CIRP के संदर्भ में CIRP एक निगमित देनदार के निगमित दिवालियेपन के समाधान के लिए प्रयुक्त एक डटोर मतलब डेटर इन पोजीशन मॉडल है। नहीं, ये बात तो गलत है। अगला प्रश्न है, CIRP की शुरुआत एक वित्तीय ऋणदाता और एक परिचालन ऋणदाता और निगमित देनदार के निगमित आवेदक द्वारा की जाती है। यह बात सही है जब तीनों लोग आवेदन करते हैं तो। और इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि CIRP की शुरुआत करने के लिए डिफॉल्टर की जो न्यूनतम राशि है वो 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपए के लिए जो है कि कोई भी इसकी स्थापना नहीं करेगा। इसकी कम से कम जो है कि क्या होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक का जो है कि इसके अंतर्गत आना चाहिए, 1 करोड़ रुपए के अंतर्गत आना चाहिए। हाँ, मिनिमम अमाउंट होगा 1 करोड़ रुपए का। अगर 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का डिफॉल्टर है तभी इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो केवल एक सही है आपका और बाकी 2 गलत हैं। पहला और तीसरा गलत था, केवल दूसरा सही था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS कहते हैं, जो राशन कार्ड की दुकान होती है ना, जो सामान्यतः जहाँ पे राशन वगैरह मिलता है फ्री में, उसके बारे में बात हो रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय निर्गम मूल्य पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। केंद्रीय निर्गम मूल्य का जो पद है इसका सर्वोत्तम वर्णन क्या करेगा? तो अगर आप देखोगे कि यह वह मूल्य है जिस पर सरकार राज्यों को खाद्य आवंटित करती है। इट मीन्स कि क्या समझ में आया कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि भारत की तरफ से अनाजों का भंडारण करता है, जब यह राज्यों को जो है कि देता है तो हो सकता है राज्यों को कहता है कि ठीक है आपको हम 10 रुपए किलो पे गेहूं देंगे। कितने रुपए पे गेहूं देंगे? मान लेते हैं 10 रुपए किलो गेहूं देंगे और
₹14 किलो जो है कि आपको चावल भी देंगे। लेकिन राज्य सरकार क्या करती है, इसे या तो मुफ्त में देती है या फिर ₹2 किलो के हिसाब से या फिर ₹1 किलो के हिसाब से देती है। लेकिन केंद्र सरकार जिस प्राइस पे जो है कि राज्यों को ये राशन देती है, खाद्यान्न देती है, उसी को हम केंद्रीय निर्गम मूल्य भी कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार करते हैं और उपयुक्त में से कितनी झीलों के निकट भविष्य में सूखने का खतरा बना हुआ है। ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि अब आप वहां पे कोई झील तो घूम के आए नहीं हो। जैसे पूपो झील हो गया, मीड झील हो गया, उर्मिया झील हो गया और चाड झील हो गया। तो देखोगे इन चारों पे ही जो है कि सूखने का खतरा मंडरा रहा है। कैसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो पूपो झील है ना, या लेक पोपो, आप इसे पोपो भी कह सकते हो। मैंने जब साउथ अमेरिका की वर्ल्ड मैपिंग कराई थी, याद होगा जो लोग अभी ये क्लास कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड मैपिंग की क्लास की होगी, तो मैंने बताया था उनको कि बोलीविया की एक राजधानी है लापाज। लापाज के पास ही एक पोपो नाम की झील भी है। हालांकि वहां पे पेरू और बोलीविया का, इनकी बॉर्डर पे एक लेक टिटिकाका भी मिलती है। टिटिकाका झील जो मैंने बताया था दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है नेविगेशन करने के लिए। लेकिन वहीं बोलीविया में एक छोटी सी झील और मिलती है, लापाज के पास पोपो नाम की झील, तो ये वहीं पर मिलती है। तो स्पेशली यह भी सूखने के कगार पे, क्योंकि यह भी एक एल्टी प्लेनो या उच्च पठार में स्थित है और यहाँ पर भी सूखने का ये ज्यादातर संकट बना पड़ा है इसका, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाष्पीकरण लगातार हो रहा है और ऐसे में यहाँ पे पानी की कमी होती जा रही है। पहला, लेक मीड भी आपने मेरे साथ पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा था दोस्तों? लेक मीड जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में मैंने बताया था। कोलोराडो नदी पर जो बांध बना था, हूवर और बाउल्डर बांध, उसके लिए एक झील की आवश्यकता थी जो लेक मीड के नाम से मैंने बताया था। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, जब हम अमेरिकी कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे थे, रॉकी वगैरह माउंटेन पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा कुछ लोगों को, तो ये वहां पर स्थित है। उर्मिया झील की मैं अगर बात करूं तो उर्मिया झील भी मैंने आपको बताई थी एशियाई महाद्वीप में, जब मैं ईरान के आसपास की लोकेशन बता रहा था, तो ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित है यह भी झील। और चाड झील भी मैंने बताई थी साउथ अफ्रीका के, जो साहेल वाला रीजन होता है ना, साहेल रीजन क्या होता है, जहां पर जो सहारा रेगिस्तानी जो क्षेत्र सहारा, इसका जो आसपास की एरिया में जो विस्तार हो रहा है, यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी अब वो बंजर होती जा रही है, मृदा क्या हो रही है, रेत के रूप में, यानी रेगिस्तान के रूप में कन्वर्ट होती जा रही है। उस क्षेत्र को हम साहेल रीजन कहते हैं। और चाड सबसे बड़ी एक झील थी चाड देश की, और यह भी साहेल रीजन में आने के कारण सूखती जा रही है। यानी इस पे भी जो है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इशू है। तो कह सकते हो ये चारों जो है कि लोकेशन जब आपको पता रहेंगी तभी आप कर पाओगे, और ये चारों ही मैंने वर्ल्ड मैपिंग में कराई है, सभी चारों यहाँ पे सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीडीपी में गैर बाजार आधारित लेन देन शामिल होता है। जीडीपी में निजी उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी की गणना के दौरान पर्यावरण पर उद्योगों के प्रभाव जैसे बाह्य कारकों को शामिल नहीं किया जाता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी की गणना के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही है। तो देखिए, पहला कथन की अगर हम बात करते हैं और दूसरे और तीसरे कथन की, तो यहाँ पर लिख रहा है कि जीडीपी में गैर बाजार आधारित लेन देन शामिल नहीं होता है क्या? तो ऐसा नहीं है, इसमें भी इसको शामिल किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे लिख रहा है कि जीडीपी में गैर बाजार आधारित लेन देन जो है कि शामिल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि जो लेन देन हमने बाजार से अलग हटके किया है, बाजार का मतलब आपकी वो शनि बाजार या मंगल बाजार नहीं होती जहाँ पे आप सब्जी खरीदने जाते हो। बाजार का मतलब है कि जो भी काम आप भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेन देन कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ रही है, चाहे कोई सामान आप खरीद रहे हो, चाहे बैंक में जा रहे हो, चाहे जो भी ऑन पेपर रिकॉर्ड में है, वो चीज जो है कि नहीं काउंट, मतलब वो चीज तो काउंट होती है, लेकिन जो इनके बियॉन्ड है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके घर में गया और मैंने आपसे आधी किलो चीनी ले ली, फिर एक दिन बाद और गया तो मैंने 1 लीटर आपसे दूध ले लिया, तो ऐसे करके मैंने जो भी सामान लिया वो चीज काउंट नहीं होगी। हालांकि मेरे पास तो आ गई वो चीज, मेरी जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन आप ऑलरेडी उसे पहली बार मार्केट से ला चुके हो, उसको पहली बार में काउंट किया जा चुका है, इसलिए दूसरी बार उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में गैर बाजार आधारित जो लेन देन होते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में निजी उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, यह बात बिल्कुल सही है। जीडीपी में हमेशा वो वस्तु शामिल की जाती है जो मार्केट के अंतर्गत बेची जाती है। अगर मान लो आपने क्या किया कि दूध खरीदा और आपने दूध खरीद के क्या किया, उसको खीर बना ली और खीर बना के उसका उपयोग कर लिया, जबकि वही खीर अगर आप मार्केट में खरीदने जाते, आइसक्रीम खरीदने जाते, तो शायद कुछ पैसा पेमेंट करते, लेकिन यहाँ पे आपने अपने उपभोग के लिए किया है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये बात सही है। जीडीपी की गणना के दौरान जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं ना इंडस्ट्री के, उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। बाय कारक तो ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है, यानी 21 का बी हो जाएगा, केवल 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान में मणिपुर राज्य से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उन पर कथनों पर हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? राज्यपाल को विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन करने का अधिकार है। राज्यपाल पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट देता है।
केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, जबकि पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक समिति का गठन नहीं किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है 23 नंबर पे, अगर हम देखें भारत और इंटरपोल। इंटरपोल मतलब आपको अगर नहीं पता है कुछ लोगों को, तो इसका मतलब होता है INTER, इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल पुलिस। जब कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा क्रिमिनल होता है जो पूरी विश्व में इंटरनेशनल क्रिमिनल के रूप में जाना जाता है, इसको पकड़ने का मुख्य कार्य इंटरपोल करती है, इसलिए इसको इंटरपोल पुलिस कहते हैं। भारत में CBI इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, यानी कि क्या भारत की तरफ से CBI इंटरपोल का हिस्सा माना जाता है? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। CBI जो है कि इंटरपोल के साथ जुड़ी हुई है और ये 2022 में, हालांकि अगर आपको बता दूं कि भारत 1949 में ही इंटरपोल में शामिल हो गया था, तो अभी दिल्ली में जो है कि 90 नंबर की जो इंटरपोल का महासभा का आयोजन किया गया था, तो ये सब बातें उभर के आई थी। आई कोर एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है जो वैश्विक पुलिस सूचना केंद्र के रूप में इंटरपोल के कार्य को सुदृढ़ करेगा, यह भी सही बात है। और भारत ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में दिल्ली में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया था, यही जो मैं बता रहा था 90वीं महासभा थी, तो यह भी सही बात है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रिपोर्ट और जारी करने वाली संस्था, और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर देखोगे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि GFSR जिसे हम लोग कहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियली या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह मुख्य रूप से जारी की जाती है किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा जारी की जाती है, पहला गलत है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, दूसरा भी गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत खराब चल रही है इस समय, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका जो जर्मनी स्थित जो वेल्ट हंगर हेल्थ जो होता है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों जो है कि उसको रिपोर्ट जारी करते हैं, न कि ये। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो ये कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी वीपो जिसे हम कहते हैं, ये लोग जारी करते हैं। तो ये चारों ही सही नहीं थे, और चारों कौन कौन जारी करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे चारों का ही जो है कि सुमेलित नहीं होता, यानी कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, और यहाँ कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है। ये भी ध्यान देना कि कितने सही नहीं है, ये पूछा रहा है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 80 से अधिक सीटें आरक्षित हैं क्या? ये चीज पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैंने कहा कि 80 नहीं बल्कि 84 सीटें आरक्षित है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST के लिए हमारी 47 सीटें आरक्षित है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 80 से अधिक आरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा है लोकसभा में मिजोरम और सिक्किम राज्यों के लिए केवल एक एक सीट निर्धारित की गई है, क्या वहां पर एक एक सीटें हैं या नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। तो हम कहेंगे कि हाँ, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जहाँ पे केवल एक ही एक सीट है। केवल असम में जो है कि 7 सीटें आपको मिलती है लोकसभा के लिए, तो यह भी सही है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार आरक्षित सीटों का विवरण दिया गया, ऐसा नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए राज्यवार जो है कि सीटें आरक्षित की गई, ऐसा नहीं। ये राज्य के विधानमंडल पे तय करता है कि वो कितनी सीटें वहां पर देगा। अब जैसे पंजाब में अगर मैं बात करूं तो पंजाब में शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ही नहीं, दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ही नहीं। तो जिस क्षेत्र में जनजातियां है ही नहीं, वहां पर किस प्रकार से आप रिजर्वेशन दे दोगे? तो वहां पर तो रिजर्वेशन नहीं दे सकते इस चीज का, तो इसलिए संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल तीसरा वाला सही नहीं है, अर्थात केवल एक स्टेटमेंट ऐसा जो सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर हम पढ़ेंगे AHIDF। अगर हम इसको बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या मतलब इसको बोलते हैं कि पशु पालन अवसंरचना विकास निधि, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ की गई थी। क्या ये बात सही है कि नहीं? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इस निधि को डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन संवर्धन अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। तो क्या ये सही है? तो यह भी बात सही है। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। अगर आपको पता होगा तो ये मैंने रिपीटेड प्रश्न है, ये ऑलरेडी मैंने जो शुरू के 10 टेस्ट कराए थे वहां पर ये प्रश्न आ चुका था, तो ये प्रश्न रिपीटेड है। असल में इसके लिए जो नोडल एजेंसी वो नाबार्ड नहीं है, बल्कि क्या होगा, इसके लिए आपका जो मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय है, इसके अंतर्गत जो पशुपालन डेयरी विभाग है कार्यकर्ता, ये नोडल एजेंसी के रूप में रहेगा। तो तीसरा गलत है, और यहाँ पूछ रहा है सही, यानी 1 और 2 सही है, इसका मतलब है सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है 27 नंबर पे। अगर हम देखते हैं 27 नंबर जो पूरी डिटेलिंग है, अगर हम इसकी बात करें कि बंगाल की ग्रैंड कैनियन के नाम से इसको जाना भी जाता है,
और यह पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के गढ़बेटा शहर के निकट अवस्थित भी है। सिलाबाती नदी या जिसे स्थानीय रूप में सिलाई नदी भी कहा जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये गंगानी कैनियन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उन्होंने मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष भारत स्त्री महामंडल का प्रतिनिधित्व किया था और 1902 में एक व्यायामशाला भी शुरू की थी जहां महिलाओं को तलवार और लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो सरला देवी चौधरानी जी के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना भी की थी। और ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के लिए स्टैब्लिश पहली जो है की संस्था थी। ठीक है, यहां पर अगला देखते हैं, सरला चौधरी तो हो गया। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में बात करें तो प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 10 स्वतंत्र निदेशक होने अनिवार्य हैं। अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने बोर्ड में से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है। तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों जैसे कि सालाना रिटर्न फाइल न करना आदि को आपराधिक बनाने के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो मतलब कौन सा सही है, तो केवल बी वाला तो सही है, लेकिन पहला और तीसरा गलत है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 10 नहीं बल्कि कम से कम 1/3 सदस्य जो है कि क्या होने चाहिए? स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि वहां पे जितनी भी संख्या हो उसका 1/3 आप कर दीजिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में। और तीसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघन जैसे कि सालाना रिटर्न फाइल न करना आदि को आपराधिक बनाने के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। क्या? तो आप देखोगे कि इसमें 16 प्रकार की जो है कि अपराधों की बात की जाती है, न कि ये। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा भी गलत था, केवल दूसरा ही वाला सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30, गर्त है और महासागर है, जो कि कौन कौन से गर्त आपको कौन कौन से महासागर में मिलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। अगर बात करें टोंगा गर्त की, तो दोस्तों टोंगा गर्त आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलता है, यानी पहला तो सही है, प्रशांत महासागर तो है, चाहे दक्षिणी हो चाहे उत्तरी हो। डायमेंटिना गर्त की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से हिंद महासागर में मिलता है, न कि अटलांटिक में। दक्षिण सैंडविच गर्त की बात करेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलता है, न कि हिंद महासागर में। तो केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ब्रिटिश और बर्मा के बीच हस्ताक्षरित की गई थी यान्डबू की संधि, इसके बारे में अगर हम बात करें यान्डबू की संधि, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि यान्डबू की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1826 में हुई थी। ठीक है, इस संधि पर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर किए गए थे क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये पहले ही जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ना, वो पहला वाला, प्रथम वाला, उसी के बाद ये संधि कर दी गई थी। तो पहला ही कुछ स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इस संधि के तहत मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, हाँ ये बात सही है। तीसरा, इस संधि के तहत लॉर्ड डलहौजी ने लोअर बर्मा और उसकी राजधानी पेगू पर भी कब्जा कर लिया था क्या? तो याद करो कि क्या लॉर्ड डलहौजी उस समय मौजूद था? आप अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला भी गलत है, तो केवल दूसरा सही है, अर्थात कि केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं हम? अगर इन कथनों पर अगर हम विचार करते हैं तो वे सीआर दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? क्या वो चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो हाँ बिल्कुल मानते थे। वे एक ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवक थे, ध्यान से समझना, फिर से स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वे एक ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवक थे, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रॉस किया था, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को पास किया था, लेकिन उस समय वो सिविल सर्विसेज ब्रिटिश के नाम से जानी जाती थी, इसलिए यहाँ पर यह भी सही है स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने सिंगापुर के फ्री इंडिया सेंटर से करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में, 1942 के जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था। तो ये तो गलत हो जाएगा तीसरा वाला, तो केवल इसके दो स्टेटमेंट ही सही है, पहले और दूसरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से मॉरिशस डोडो की प्रजाति चर्चा में थी? यहां पर मॉरिशस में जो डोडो की प्रजाति पाई जाती थी, इसके बारे में पूछ रहा है कि क्यों चर्चा में थी। तो आनुवंशिकीविद और संरक्षणवादी इसे इनके मूल पर्यावास मॉरिशस द्वीप पर पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए यह चर्चा में है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 34 नंबर पे। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं। जैसे पहला कथन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। बिल्कुल, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा होती है मान लीजिए 1000 ग्राम अगर है तो यहाँ पे 10% का नियम फॉलो करते हैं, यहाँ पे 100 ग्राम हो जाएगा और यहाँ पे 10 ग्राम हो जाएगी। तो ये बात तो सही है कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, यानी ऊपर जितना नुकीले स्तर पर होगी, जितना शीर्ष पे, वहां पे जो है कि आपको ऊर्जा कम प्राप्त होगी।
जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है तो इसका ऊष्मा के रूप में निरंतर ह्रास भी होता है। हाँ, कह सकते हो कि इसमें जो है कि ह्रास भी होता है, यानी कि 10% का जो नियम है, 10% ऊष्मा की क्षति होती है, जो कि लिंडमैन महोदय के द्वारा दी गई थी। लिंडमैन नियम भी इसे कहते हैं। तो पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 35 नंबर पे, आर्टिफिशियल रीफ के बारे में बात करें, यानी कृत्रिम भित्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रवाल भित्ति होती है वैसे ये कृत्रिम भित्ति जो डेवलप की जा रही है आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि कृत्रिम भित्तियां समुद्र तटों पर लहरों से होने वाली क्षति को बढ़ाने में योगदान देती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो रोकती है। जो कोरल रीफ्स होती हैं वो हमेशा तट के किनारे अगर होती है तो वो क्या करते हैं, तटों पर जो क्षरण हो रहा होता है, तटों में जो नुकसान हो रहा होता है उसे रोकने का काम करती है। तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये उसको क्षति को बढ़ाती नहीं बल्कि रोकती है। नेक्स्ट है, ये मत्स्य पोतों के लिए ईंधन और ऊर्जा लागत को कम करने में प्रभावी होती है, जिससे आय में वृद्धि होती है। क्या? हाँ, दूसरी बात बिल्कुल सही बात है। और कृत्रिम भित्तियां स्नॉर्कलिंग और इको पर्यटन जैसी मनोरंजन गतिविधियों को हतोत्साहित करती है? बिल्कुल नहीं, ऐसी गतिविधियों को ये बढ़ाती हैं। ठीक है, तीसरा भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, दूसरा वाला मतलब। अगला प्रश्न 36, परामर्शदात्री समितियां जिनमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं, संसदीय समितियां नहीं होती हैं। अब यहाँ पे फिर से समझो क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है कि जो परामर्शदात्री समिति होती है, ठीक है, जिनमें संसद के सदस्य शामिल तो होते हैं, संसदीय समितियां नहीं होती हैं। दूसरा कह रहा है कि परामर्शदात्री जो समितियां हैं वो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही बातें सही हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो संसदीय समिति है वो अलग होती है और जो परामर्शदात्री समिति होती है वो स्पेशली किसी मंत्रालय या विभाग से संबंधित होती है। ठीक है, जिसपे खुली चर्चा वगैरह होती है। इसलिए दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये संसदीय समिति नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे अगर हम देखते हैं, हाइपरलूप तकनीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरलूप तकनीक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पैसेंजर पॉड वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है। बिल्कुल सही बात है। हाइपरलूप पॉड्स 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं, यह भी सही है। इस तकनीक में चुंबकीय रूप से उड़ने वाले कैप्सूल की एक प्रणाली शामिल होती है, यह भी सही बात है। तीनों सही है। असल में होता क्या है कि जो अभी IIT चेन्नई या मतलब IIT मद्रास के बच्चों ने जो है कि ये कारनामा किया था, इसलिए ये और चर्चा में आ गया। असल में हाइपरलूप क्या होता है, एक तरीके की मान लो सुरंग होती है। ठीक है, एक तरीके की सुरंग होती है। जैसे मान लीजिए कि एक सुरंग है और इसमें जो है कि एक हाइपरलूप जाता है, एक बॉक्स की तरह बना होता है जिसमें 10-12 यात्री बैठे रहते हैं और ये वैक्यूम की तरह होता है, मतलब इसमें बहुत कम जगह होती है। वैक्यूम ट्यूब की तरफ जो है कि आगे गति करता है और इसकी स्पीड क्या होती है, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में आप 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। और ये चुंबकीय रूप से होता है, जो कि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ रहता है, इस पे एक मैग्नेट फील्ड के रूप में चलता है। तो इसलिए यहाँ पे देखोगे कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है? अब ग्रीन वॉशिंग किसे कहते हैं भैया, ये आप देख लो। किसी कंपनी को पर्यावरण के अनुकूल दर्शाने हेतु भ्रामक विपणन रणनीति का उपयोग करने वाला किया जाता है, जबकि ऐसा वो होता नहीं है। जैसे बहुत सारे जो है कि आप एड्स देखोगे जिसमें कहा जाता है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन असल में वो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, लोग ग्रीन वॉश होते हैं, उनको लगता है यार ये जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये नुकसानदायक नहीं होता है, तो उसे वो लोग यूज करने लगते हैं। और जबकि इसके बहुत सारे जो है कि गंभीर परिणाम भी देखे जाते हैं, इसलिए इसको व्हाइट वॉशिंग भी कहा जाता है, मतलब ग्रीन वॉशिंग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आप देखोगे कि WMO की स्थापना वर्ष 1992 में वैश्विक जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी। WMO का जो प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा, न तो पहला सही है और न ही दूसरा। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि इसकी स्थापना 1992 में नहीं हुई है, बल्कि दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1873 में हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 1873 में की गई थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये प्राथमिक उद्देश्य क्या, ये वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पे उनको जो है कि कुछ सुझाव देता है, कुछ गाइडलाइन देता है, कुछ चुनौतियां भी प्रदान करता है कि हाँ ये समस्याएं हो सकती हैं आपके देश में या जो भी चीजें। तो इससे वैश्विक सहयोग तो बढ़ता है, लेकिन वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता। तो ये भी गलत है। तो 39 का हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी यानी कि SKAO
इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप आधारित खगोलीय वेधशाला है, पहली चीज पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जो SKAO परियोजना में शामिल है, और SKAO यानी स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड में शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण का पता लगाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों में से कौन कौन से सही हैं, तो केवल दो स्टेटमेंट तो सही है, दूसरे और तीसरे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहला वाला गलत है, क्योंकि असल में अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से संवेदी रेडियो टेलीस्कोप है, खगोलीय वेधशाला नहीं है ये। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये रेडियो टेलीस्कोप क्या है, तो ये एक रेडियो टेलीस्कोप है, ना कि ये खगोलीय वेधशाला। तो वेधशाला तो नहीं है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे की इसमें कि इसमें जो भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है, तो इसमें टोटल इसके सहयोग के लिए 15 देश इसमें लगभग शामिल है, जिसमें चाइना भी है, भारत भी है, US भी है, और आपका जो है कि UK भी है। तो ये बड़े बड़े देश इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए केवल 2 युग्म सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न 41 पे लिंगराज मंदिर के बारे में है। इसका निर्माण सोमवंशी वंश के राजा ने करवाया था, और इसका निर्माण विशिष्ट द्रविड़ शैली में करवाया गया था। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन अगर हम बात करें लिंगराज मंदिर की, और लिंगराज मंदिर कहाँ पे दोस्तों, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, तो द्रविड़ शैली वहां पे डेवलप नहीं थी, बल्कि द्रविड़ शैली तो दक्षिण भारत की विशेषता है। यहाँ पर अगर हम शैली की बात करेंगे स्पेशली, तो यहाँ जो शैली देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी कलिंगा शैली, जो कि एक नागर शैली का ही प्रकार है। तो आप ये नागर शैली भी कह सकते हो, या फिर नागर शैली की एक सब डिविजनल जो शैली होती है जिसको हम लोग कलिंगा शैली या कलिंग शैली भी कहते हैं। जबकि द्रविड़ शैली क्या थी, प्रायद्वीपीय पठार के जो मतलब दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसमें स्पेशली थे। अच्छा, इस मंदिर की एक विशेषता है कि मुख्य रूप से शैव धर्म और वैष्णव धर्म के समन्वय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, ठीक है। शैव धर्म और वैष्णव धर्म इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 41 का केवल पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, विश्व में थोरियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोरियम पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की तुलना में कम सामान्य रूप में पाए जाने वाला मतलब कि भंडार है। फिर आगे देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तीसरा, वर्तमान में थोरियम का उत्पादन मुख्य रूप से दुर्लभ भू खदानों से उप उत्पाद के रूप में किया जाता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो पहली चीज ये कह रहा है कि थोरियम पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की तुलना में कम सामान्य रूप से पाया जाने वाला भंडार है, तो हम कहेंगे कि नहीं, बल्कि ये 3.5 गुना अधिक पाया जाता है। मतलब यूरेनियम से लगभग 3.5 गुना ज्यादा पाया जाता है, ये सामान्यतः कम नहीं पाया जाता बल्कि ज्यादा पाया जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है दोस्तों, बल्कि इसकी जगह आप देखोगे कि भारत के पास सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तो विश्व में भंडार के मामले में जो है कि भारत अग्रणी देश है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, मतलब भारत के पास तो होता है लगभग 8.5 लाख टन का होता है, और दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील, और थर्ड नंबर पे आता है USA। थर्ड नंबर पे कौन आता है, USA। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भंडार नहीं है थोरियम का, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, थोरियम का उत्पादन मुख्य रूप से दुर्लभ भू खदानों से बाई प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है। हाँ, ये बात सही है, जो दुर्लभ भू खदान होती है जैसे मोनाजाइट वगैरह होती है, जब इनकी खदान किया जाता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हम मोनोजाइट के खदान में थोरियम को प्राप्ति करते हैं। तो सी वाला सही है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न 43 नंबर पे, जंगल महाल विद्रोह या चुआर विद्रोह भी जिसे कहा जाता है, जंगल महाल विद्रोह या जिसे हम चुआर विद्रोह भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो विद्रोह है ये कब हुआ था, तो लगभग ये 1766 से शुरू हुआ था और 1809 तक चला था। इसके बारे में आप पढ़ते हैं। प्रथम चुआर विद्रोह जंगल के जमींदारों द्वारा राजस्व में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में चुआरों और जंगल के जमींदारों के बीच हुआ था। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। फिर दूसरे की बात करेंगे कि जंगल के जमींदार चुआरों में से पाइक यानी जो गांव की निगरानी करने वाले रक्षक थे, इनको वेतन पर नियुक्त करते थे। तीसरे अगर हम बात करें, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और दुलमा लक्ष्मण सिंह चुआरों के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर देखोगे कि केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि वो जो पाइक हुआ करते थे इनको वेतन पर नियुक्त करते थे जंगल के जमींदार चुआरों में से, और तीसरा है माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और दुलमा लक्ष्मण सिंह, ये सब चुआरों के प्रमुख नेता थे। लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, तो अर्थात कि केवल 2 स्टेटमेंट ही सही होंगे, पहला और मतलब दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर पे, भारत में पेटेंट अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करते हैं, पेटेंट किसी आविष्कार के लिए सरकार द्वारा पेटेंट धारक को प्रदान किया गया एक वैधानिक अधिकार होता है क्या। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आविष्कार करके आपने कोई वस्तु का जो है कि निर्माण किया जिसमें आपने किसी भी प्रोसेस को चोरी नहीं किया बल्कि अपनी ओरिजिनलिटी के तौर पे आपने इसे तैयार किया, तो सरकार क्या करेगी, आपको एक वैधानिक अधिकार दे देगी। भारतीय पेटेंट आविष्कार को विश्वव्यापी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जो भारतीय
पेटेंट की बात करें तो ये विश्वव्यापी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि क्या करता है इसे, ये केवल 20 वर्षों के लिए होता है और उसके बाद जो है कि इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये हटा दो। भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत कृषि या बागवानी की एक पद्धति को पेटेंट योग्य नहीं माना जाता, यह बात सही है। आप कृषि या बागवानी में अगर कुछ नया आविष्कार करते हो तो उसे पारंपरिक खेती के अंतर्गत माना जाता है, या यूं कहें कि जो प्रजनन प्रथाएं हैं, यानी कि जिससे दुर्लभ प्रजातियों को रोक बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसके अंतर्गत इसे माना जाता है, कोई ये नए आविष्कार में नहीं माना जाता है। तो ये बात सही है कि पेटेंट योग्य नहीं होता। तो पहला और तीसरा सही होने का मतलब दो स्टेटमेंट सही हो गए। अगले प्रश्न पे आते हैं 44। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक राजवंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में कहा जा रहा है? इस राजवंश के शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ध्यान देना, चालुक्यों के सामंत थे। यह विशाल तालाबों के निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध था और भारत में कोहिनूर हीरा इसी राजवंश के शासनकाल में पाया गया था। तो यह बात की जा रही है दोस्तों आपके काकतीय वंश के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है? काकतीय वंश के बारे में बात की जा रही है। और इसी काकतीय वंश के साम्राज्य की यात्रा मार्को पोलो ने भी की थी, जो मैंने ऊपर ही आपको बताया था। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी एफएसबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 2009 में वित्तीय स्थिरता फोरम की उत्तरवर्ती संस्था के रूप में किया गया था क्या? तो आप देखोगे कि वित्तीय स्थिरता फोरम जो एफएसएफ, इसका तो गठन हुआ था 1999 में और G7 के द्वारा किया गया था, जो ग्रुप 73 मतलब कि जो 7 कंट्रीज थी। लेकिन आगे चल के वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन किया गया था, G20 द्वारा समर्थित किया गया था, अर्थात 2009 में। तो कह सकते हो कि हाँ 2009 में इसका गठन हुआ और ये वित्तीय स्थिरता फोरम की उत्तरवर्ती संस्था थी, उत्तराधिकारी थी एक तरीके से। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा अगर पूछा जाए एफएसबी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की सदस्यता केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी एवं विनियामकी प्राधिकरणों तक ही सीमित है, केवल क्या कि बस इसी के सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसमें केंद्रीय बैंक भी आ सकता है, वित्त मंत्रालय भी आ सकता है और 25 क्षेत्राधिकारों के पर्यवेक्षी विनियामक प्राधिकरण और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होते हैं। तो इसमें सारे लोग शामिल होते हैं और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इंडिया भी शामिल है। तो ये बात तो गलत हो गई। एफएसबी के निर्णय इसके सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके निर्णय जो भी होंगे वो बाध्यकारी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही कम ऐसे कानून होते हैं या समझौते होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाध्यकारी होते हों, तो इसलिए यह भी बाध्यकारी नहीं है। तो केवल पहला ही सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 46 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल पहला सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें 47 नंबर पे, तो 47 नंबर पे क्या कहा जाता है? पहला कथन है कि यक्ष और यक्षिणियों की देव रूपी प्रतिमाओं में 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच अधीनस्थ देव प्रतिमाओं यानी द्वारपाल के रूप में बनाए जाने से लेकर बाद के युगों में एकांतिक पूजा की मुख्य देव प्रतिमा बनने तक अत्यधिक परिवर्तन हुआ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रभावशाली धार्मिक संप्रदायों मुख्य देवी देवताओं के साथ संबंध स्थापित करने के साथ साथ उन्हें अपने साथ अनुप्रयोजित करने तथा अधीनस्थ का स्थान देने का प्रयास कर रहे थे। क्या यह बात सही है या गलत है? इसके बारे में अगर आप देखोगे तो पहला कथन सही नहीं है, लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी 47 का डी हो जाएगा कि पहला कथन तो गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि मानव विकास के दृष्टिकोण के संदर्भ में आय दृष्टिकोण के अनुसार आय का उच्च स्तर व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रता के उच्च स्तर को दर्शाता है। क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास में लोगों की निष्क्रिय भागीदारी होती है। और अगला कह रहा है, कल्याण दृष्टिकोण में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि इसमें अगर आप पहला देखोगे कि आय दृष्टिकोण यह बताता है कि अगर आय का उच्च स्तर आपके पास ज्यादा आ रहा है तो आपको व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रता के उच्च स्तर को दर्शाता है कि आपके पास जब पैसा ज्यादा तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी करिए। पहला तो सही है, लेकिन अगर क्षमता निर्माण की बात करें, क्षमता दृष्टिकोण, तो इससे विकास में लोगों की निष्क्रिय भागीदारी नहीं होती बल्कि सकारात्मक भागीदारी होती है। ठीक है, कैसी भागीदारी होती है? सकारात्मक भागीदारी होती है, इसलिए यहां पर आप इसे गलत करोगे। और कल्याण दृष्टिकोण में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता है, बल्कि ये तो इसमें आ जाता क्षमता पे। ठीक है, तो इसलिए तीसरा भी गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। अगला प्रश्न है आपका, कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाले टेरर बीस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है या ये कौन सा पद ऐसा था जो इसको सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये ग्रीनलैंड में पाया जाने वाला 500 मिलियन वर्ष पुराना एक विशाल शिकारी कृमि है, यानी कि एक जीव है। कृमि मतलब एक कीड़ा जैसे कह सकते हो, तो ये इस तरीके का विशाल शिकारी कृमि है। तो ये हो गया 49 प्रश्न नंबर। फिर नेक्स्ट है आपका प्रतिपूरक। यहां पर आप देखोगे कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि CAF अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या कहा जा रहा है? अगर हम इस पे बात करें, पूछा जा रहा है
कि CAF अर्थात कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि योजना के तहत आवंटित निधियों का 90% राज्यों को प्राप्त होगा, जबकि शेष 10% केंद्रों को प्राप्त होगा। यह बात सही है। यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कैंपा प्राधिकरण दोनों के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा किए जाने का भी प्रावधान करता है। दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट आप प्रश्न देखोगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। इस आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया क्या? अर्थात इसको हम क्या यह कह सकते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये सांविधिक निकाय है दोस्तों, गैर सांविधिक नहीं, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 यानी उसके तहत इसको निर्मित किया गया था। तो ये बात तो गलत होगी। इस आयोग की अध्यक्ष एक महिला ही हो सकती है, क्या यह बात सही है? तो आप कह सकते हो कि हाँ, इसकी जो अध्यक्ष होगी वो केवल एक महिला ही हो सकती है कि नहीं? तो ये बात भी गलत है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने कहीं भी ये इस तरीके की स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है कि केवल इसका महिला ही अध्यक्ष हो सकती है। हाँ, इसको यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर जो महिला के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो वो जरूर महिला जो है कि यहाँ पे या कोई व्यक्ति भी बन सकता है। कुछ मामलों में आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति होती है, यह बात सही है, यानी केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 51 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 52 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपसे बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सहमत होते हैं, क्या यह बात सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल। जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद ने जो भी निर्णय दिया सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसको फॉलो अप करने के लिए जरूरी माना जाता है। और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 5 जो है कि वीटो प्राप्त और 10 जो है कि नॉन वीटो प्राप्त, टोटल 15 देश होते हैं। तो इनके निर्णय जो भी होते हैं उसे मानना ही पड़ता है। केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है जिसे सदस्य देश लागू करने के लिए बाध्य है। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही होगा? तो यह भी बात सही है, क्योंकि सुरक्षा परिषद ही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके पास वीटो की शक्ति होती है, जिसमें भारत भी अपनी डिमांड कर रहा है कि भाई भारत को भी इसकी सदस्यता मिल जाए, तो कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो दूसरा भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का प्रवेश पूर्णतः सुरक्षा परिषद के निर्णय पर आधारित होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद इसमें महासभा निर्णय करेगी, जनरल असेंबली जिसमें 180-190 देश हैं वो इस पर निर्णय करेगी, तब जाके इसको शामिल किया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 53, राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में बात करेंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में संचालित करने का प्रावधान किया गया है क्या? ये चीज पूछी जा रही है। फिर यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि इसमें उच्च न्यायालय को राज्य की आधिकारिक भाषा में कार्यवाही संचालित करने के संबंध में प्रावधान किया गया। यह बात तो सही है कि जो भी राज्य की आधिकारिक भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी जो भी हो, इसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर पहले वाले की बात करें राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान है, तो हम कहते हैं कि राजभाषा अधिनियम में उच्चतम न्यायालय का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए स्पष्ट कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां एकमात्र भाषा है जिसका नाम है अंग्रेजी, उसी में केवल कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो केवल दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे कि बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में शामिल होना अनिवार्य है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन है यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम या वित्त निगम विशेष रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्रक पर केंद्रित है। क्या ये निजी क्षेत्रक पर केंद्रित है? तो हम कह सकते हैं दोनों ही बातें सही हैं। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का यानी कि सदस्य बनना है तो IMF का सदस्य बनना कंपलसरी है। साथ में जो वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं होती है जिसमें IFC की बात करेंगे तो ये निजी क्षेत्रक पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका 55, जहां पे अनुच्छेद है और उपबंध है और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, किस अनुच्छेद से संबंधित। तो यहां पर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 44 गरीबों को निःशुल्क सहायता की बात नहीं करता है, बल्कि यूनिफाइड सिविल कोड की बात करता है, UCC यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है। पहला गलत हो गया। आर्टिकल 46 की बात करेंगे, सभी बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल नंबर 45 करता है, ना कि 46, यह भी गलत है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह बात बिल्कुल सही है, यानी कि केवल एक सही है, लेकिन यहां पूछ रहा है कितने गलत है, यानी सही नहीं है, तो केवल 2 युग्म है जो सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पेरीग्रीन मिशन 1, इसके बारे में विचार करते हैं। पेरीग्रीन मिशन 1 के बारे में क्या कह रहा है? यह पहला लूनर स्पेस मिशन होगा जो पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित होगा। दूसरे अगर हम बात करते हैं कि इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर मानव बस्ती स्थापित करना है, तो दोस्तों मानव बस्ती तो बहुत दूर की बात हो गई। असल में पहले तो ये होगा ना कि चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए एक मानव जो है कि 1-2 लोग जाके जो है कि स्टडी करके आए। हालांकि यह जो है आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए जो है कि मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्टेमिस जो
प्रोजेक्ट चल रहा है यूएस के नेतृत्व में, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है, 27 देश लगभग शामिल है। तो आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए ये जो पेरिग्रीन मिशन है, ये एक तरीके से मार्ग प्रशस्त करेगा, पहले चेक वगैरह करके आएगा, सारी स्थिति को चेकआउट कर लेगा। तो ये तो गलत हो गया कि चंद्रमा पे कोई मानव बस्ती को स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो यह पहला लूनर स्पेस मिशन है जो पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित है। तो ऐसा नहीं है, यह पूर्णतः नहीं है, बल्कि कुछ हद तक ये नासा के द्वारा भी जो है कि वित्त पोषित किया गया। और नासा क्या है, एक सरकारी संस्था है यूएस की, इसलिए पहला भी गलत कि पूरी तरीके से नहीं है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना पहला सही ना दूसरा सही। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग के बारे में, यानी फ्रॉग मतलब जो मेंढक के बारे में बात की जा रही है, कौन सा सही होगा? नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग की खोज नामदफा कामलांग क्षेत्र में की गई, सही है। और नोआ दिहिंग नदी जिसके नाम पर मेढक का नाम रखा गया, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, लोकल नदी है दिहांग नदी के रूप में, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में सतुद्री, बिपाशा, अस्कनी ये क्या थी दोस्तों? तो ये एक नदियां थी जो सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती थी प्राचीन। तो ये बात भी आपको पता चल गई 58 नंबर पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में असममित संघवाद यानी असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को सर्वोत्तम रूप से सबसे अधिक कौन परिभाषित करता है? तो आप इसमें देखोगे, पहली चीज अगर आप देखोगे असममित संघवाद क्या होता है, यानी असिमेट्रिकल संघवाद का मतलब होता है कि एक संघ होता है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, राज्य होते हैं, और इनको जो है कि असमान शक्तियां प्राप्त होती है। असमान का मतलब किसी को इक्वल नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि भारत के अंतर्गत कई सारे राज्य हैं और उन राज्यों अलग अलग अधिकार प्राप्त हो, जैसे यूपी को बहुत ज्यादा प्राप्त हो, एमपी को थोड़े कम हो, राजस्थान को सबसे कम हो, नागालैंड को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसी अगर स्थिति होगी तो हम असममित संघवाद कहेंगे। सामान्यतः जो है कि भारत में ऐसे जो लक्षण है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या करेगा, भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में विशेष प्रावधान किए गए, और जो ये विशेष प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 371 के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र वगैरह भी है, नागालैंड, असम वगैरह, इनको जो है कि कुछ एक्स्ट्रा शक्ति दी गई है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है, जो ट्राइबल एरियाज में जो पाई जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनके पास इतनी शक्ति है कि ये राज्यपाल या सरकार के निर्णयों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुछ हद तक जो है कि शक्तियां इन्हें विशेष रूप से मिलती हैं, इसलिए भारत में असममित संघवाद के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो 59 का सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इकोसाइड की सही परिभाषा को प्रस्तुत करता है? जो इकोसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं जैसे जीनोसाइड होता है, जीनोसाइड में क्या होता है, नरसंहार होता है मानव का। इकोसाइड का मतलब होता है पारिस्थितिकी का नरसंहार किया था, यानी पारिस्थितिकी का संहार जब किया था, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है व्यापक क्षति हो जाए या विनाश हो जाए या हानि हो जाए, और वहां पे रहने वाले जो निवासी हैं उनके सामने गंभीर खतरा पैदा हो जाए, अगर वो जीव जंतु है तो इसी को हम इकोसाइड कहते हैं। तो यह आर्थिक लाभ के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के जानबूझकर विनाश करने को संदर्भित कहता है। जैसे अगर अभी हम बात करें, हसदेव जंगल का लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हसदेव जंगल को काट के वहां पे कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाएगी। ऐसे में क्या होगा, पारिस्थितिकी विनाश होगा, क्षति पहुंचेगी, और हसदेव जंगल को बचाने के लिए लगातार बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जरा ये बताना आप कि ये किस स्टेट में आता है? तो इस तरीके की स्थिति को बचाने के लिए इकोसाइड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि वस्तु वित्त वर्ष 2022-23 में मूल्य के संदर्भ में भारत की शीर्ष आयातित वस्तु रही है? भाई आयातित की अगर हम बात करें तो सबसे आयातित रही है वनस्पति तेल। कृषि वस्तु के बारे में बात हो रही है, मतलब कि खाने पीने की चीजों के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका वनस्पति तेल। अगला प्रश्न है 62 का ए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। बिल्कुल गलत बात है, असल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नहीं, एक मिनट, सही है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और कुतुब मीनार का भी उन्होंने शुरू करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो यहाँ पे सम्मिलित है ही नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दाखिल दरवाजा जो बंगाल में दुर्ग के सामने बनाया गया है, औपचारिक प्रवेश द्वार है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। यह एक औपचारिक प्रवेश द्वार है जो शेरशाह सूरी द्वारा, तो यह भी गलत है, क्योंकि ये बंगाल में मध्ययुगीन सल्तनत में अपनी तरह का सबसे बड़ी संरचना तो मानी जाती है, लेकिन यह लखनौती दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण था बर्बक शाह के द्वारा करवाया गया था, न कि शेरशाह सूरी के द्वारा, तो यह भी गलत है। बीजापुर का गोल गुंबद जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद आदिल शाह का ही यह मकबरा है, और इसलिए यहां पर आप देखोगे कि जो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही, वो भी तीसरा वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम रिवेट पावर परिकल्पना की बात करें तो यह प्रजातियों की प्रचुरता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता के बीच संबंध की व्याख्या करता है। इसे जीव विज्ञानी पॉल
एहरलिख द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें सही हैं रिवेट पावर परिकल्पना के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में इसकी स्थापना इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में लखनऊ में की गई थी। किसान घोषणा पत्र में खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन यापन हेतु पर्याप्त मजदूरी और किसान यूनियनों को मान्यता देने की मांग थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अखिल भारतीय किसान सभा के उद्भव में योगदान दिया था। तो जरा इसके बारे में बात करोगे तो दूसरा और तीसरा तो सही हो जाएगा। असल में क्या था कि जो उत्तर प्रदेश में जो अवध किसान सभा थी ना, उसमें तो जो है कि इंदुलाल याग्निक का तो योगदान था, लेकिन ये वर्ड जरा ध्यान दो, ये 1936 वाली अखिल भारतीय किसान सभा की बात की जा रही है, जिसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, जिसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भी थे और एनजी रंगा भी इसमें शामिल थे। लेकिन अगर हम बात करें इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में यहाँ पे घोषणा तो की गई थी, लेकिन उनकी अध्यक्षता में जो है कि इसकी स्थापना नहीं हुई थी। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 64, जीरो एफआईआर के संदर्भ में क्या कह रहा है? जीरो एफआईआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जीरो एफआईआर पीड़ित के निवास स्थान अथवा अपराध के घटना स्थल से निरपेक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। जीरो एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जांच के लिए नई एफआईआर नहीं बनाई जा सकती। जीरो एफआईआर का प्रावधान मलिमत समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो तीसरा स्टेटमेंट तो पहले ही मैं कट कर दूं, क्योंकि मलिमत समिति नहीं थी दोस्तों। यहां पर जो समिति थी वो थी न्यायमूर्ति वर्मा। क्या थे वो? न्यायमूर्ति वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है उनको, जिन्होंने इसके लिए जो है कि ये बात रखी थी। तो तीसरा तो गलत हो गया। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ लिख रहा है कि जीरो एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जांच के लिए नई एफआईआर नहीं बनाई जा सकती, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है कि नई एफआईआर भी जो है कि दर्ज की जा सकती है। और जो जीरो एफआईआर होती है, पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि जहां पे पीड़ित का निवास स्थान है या उसके अलावा जहां पे घटना हुई थी उस जगह को छोड़ के हम कहीं पर भी इसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो ये भी बात सही है, पहला स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि उन लोगों को सहायता मिलती है जो आसपास जिनके जो है कि घर वगैरह नहीं होते हैं, जो है कि बेघर स्थिति में होते हैं, तो उनको ये सहायता मिल जाती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा पद क्लेथोडिम ये किससे संबंधित है? ये शाकनासी से संबंधित है, क्योंकि क्लेथोडिम शाकनासियों के साइक्लोहेक्सानिन परिवार का एक सदस्य मुख्य रूप से। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, कुछ राजवंश और राजधानियां हैं जिनका मिलान करना है, कौन से युग में सही सुमेलित है या कौन से नहीं। तो आप देखोगे मैत्रक की राजधानी वल्लभी थी, मौखरी की राजधानी कन्नौज थी, पुष्यभूति की राजधानी जो है कि थानेश्वर थी। तो तीनों ही सही है, यानी सभी तीनों सही है। 67 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा आयोग के संदर्भ में। यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार निरीक्षण, जांच और सलाहकार प्रकृति की एक वैधानिक कार्य करता है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो केवल दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें कि रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है तो ये उसके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि रेलवे सुरक्षा जो आयोग है ये देश में रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। किसमें? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, न कि रेल मंत्रालय में। तो ये बात गलत है, केवल दूसरा सही था। अगला प्रश्न है सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली का मतलब ही होता है कि वो अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, और अध्यक्षात्मक प्रणाली आपके यूएसए में देखने को मिलती है और संसदीय प्रणाली आपकी यूके में भी देखने को मिलती है और साथ में हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाती है संसदीय प्रणाली। यहां पर हम देखेंगे दोनों में जो अंतर होता है, कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच में स्पष्ट जो है कि शक्तियों का पृथक्करण होता है। आप देखोगे यूएस में क्या होता है कि यूएस में आपकी जो कार्यपालिका वो बिल्कुल अलग काम करती है, विधायिका बिल्कुल अलग काम करती है। लेकिन भारत में या संसदीय प्रणाली में अगर आप देखोगे तो जो विधायिका अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, यहीं पर हमारी कार्यपालिका भी बैठती है, यहीं पर ये रह के काम भी करती है। तो इसलिए ये बिल्कुल अंतर देखने को मिलता है, कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है राष्ट्रपति प्रणाली में। अगला प्रश्न है 70 नंबर पे, जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मैंने आपको पढ़ाया है वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत, आप जाके क्लास कर सकते हो, वहां पे ये सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। बास्फोरस जल डमरू काला सागर और एजोव सागर को जोड़ता है क्या? तो मैंने ये चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो काला सागर है वो मरमरा सागर से जुड़ता है। किस सागर से? मरमरा सागर से। तो पहला तो गलत हो गया। सुंडा जल डमरू मध्य की बात करें तो क्या ये सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच एक जल डमरू मध्य होता है? तो हम कह सकते हैं कि ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में स्थित है। तो ये भी गलत है। मैगलन जल डमरू मध्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित एक प्राकृतिक मार्ग है क्या?
मैगलन जलडमरू की बात करेंगे तो ये दक्षिणी चिली में एक तरीके से जो साउथ अमेरिका का जो मैप है वहां पे मैंने आपको बताया भी था, और ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, क्योंकि मैगलन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस चैनल को पार किया था क्रॉस करके, इसलिए इनके नाम पर था। तो सी वाला ऑप्शन सही है। कर्च जलडमरू मध्य काला सागर को मरा नहीं, यही जो है कि एजोव सागर को जोड़ता है, ये एजोव सागर को जोड़ता है। मैंने जो यूरोप की मैपिंग कराई है उसमें मैंने ये पढ़ाया है। तो ध्यान देना, काला सागर और मरमरा के बीच में बॉस्फोरस होता है, लेकिन काला सागर और एजोव के बीच में कर्च जलडमरू होती है, कर्च वाली। तो तीनों ही गलत है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है 71। यहाँ पे कुछ समितियां हैं और उनसे संबंधित विषय वस्तु है, तो यहाँ पर ये देखना है कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे मतलब पहली स्टेटमेंट दी जा रही मोडीमैन समिति, जिसका गठन जो है कि 1924 में किया गया था, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की द्वैत शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच करना था। आपको लगेगा कि सर नहीं, हमने तो पढ़ा था कि साइमन कमीशन पढ़ा था केवल 1928। तो दोस्तों जो 1928 वाली थी ना साइमन कमीशन की, वो पूरे के पूरे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का पूरा उसे ऑब्जर्वेशन करना था, रिव्यू करना था। लेकिन मोडीमैन समिति को स्पेशली जो द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई थी ना, उसकी केवल बस रिव्यू करना था, उसकी जांच करनी थी, इसलिए इसका गठन 1924 में किया गया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बटलर कमीशन की बात करेंगे अगर हम, बटलर कमीशन को 1927 में जो है कि स्टैब्लिश किया गया था, और यह भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ताज के संबंधों पर जांच करना था कि जो भारत की रियासतें हैं और ब्रिटिश संबंध है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, क्योंकि आगे चल के जो है कि अंग्रेज ही चाहते थे कि भारतीय रियासतों को अपने पक्ष में करके हम भारतीय आंदोलन को और कमजोर कर सकते हैं। तो ये बटलर कमीशन था। तीसरा है फ्लाउड कमीशन, जो कि 1943 के बंगाल अकाल के उपाय सुझाने के लिए आया था। तो ऐसा नहीं है, फ्लाउड कमीशन असल में 1937 में गठित होता है। तो भाई बंगाल अकाल के बारे में कैसे ये काम कर सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये था बंगाल में एक भूमि राजस्व आयोग बनाया गया था, उससे संबंधित था ये। तो तीसरा गलत है। ली कमीशन की बात करेंगे, जो स्पेशली आपके ली कमीशन 1924 में जो है कि स्टैब्लिश किया गया, और ये भी सिविल सेवाओं में यूरोपियों और भारतीयों के लिए भर्ती के तरीकों की जांच करना था। तो आप देखोगे कि मोडीमैन वाला सही है, बटलर सही है, ली सही है, तीन सही है, अर्थात आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 3 ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 72 नंबर पे, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। इस पर अगर हम बात करें, अभी हाल ही में संशोधन भी किया गया इसमें, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम। तो अगर आप देखोगे कि 12 दिसंबर 1996 से पहले वन से गैर वन उपयोग में रूपांतरित की गई भूमि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि 12 दिसंबर 1996 से पहले जो गैर वन उपयोग के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी, उसे जो है कि भूमि पर लागू नहीं होगा, तो इसे बाहर कर दिया गया। ये बात सही है। अगला देखोगे, इस अधिनियम या यह अधिनियम भारत की सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं को इसके दायरे से छूट प्रदान करता है क्या? तो आप कहोगे कि यहाँ पे 10 नहीं है दोस्तों, बल्कि 100 किलोमीटर की अगर रेंज में अगर कोई भी सीमा सिक्योरिटी या सुरक्षा बल है, तो उसकी परियोजनाओं को छूट देता है। यानी कह सकते हो कि अगर एक बड़ा सा जो है कि वन संरक्षण संशोधन है, तो इसमें 10 किलोमीटर तक ही नहीं, बल्कि आप 100 किलोमीटर तक भी अगर कोई परियोजना लगाते हो सिक्योरिटी के पर्पज से, तो आपको परमिशन दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यह अधिनियम इको टूरिज्म सुविधाओं के निर्माण हेतु वनों को आरक्षित मतलब अनारक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा भी सही है, अर्थात कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 73। अगर हम यहाँ पे बात करें संघ सरकार की समितियां, संघ सरकार की समितियों के बारे में बात करें, तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, बिल्कुल सही। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, क्या इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, यह भी सही है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह सचिव करते हैं, और यहाँ पे गृह मंत्री लिखा है, तो यही बात गलत हो जाएगी। तो केवल 2 सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे संस्कृत साहित्य और उसके रचयिता, जैसे मेघदूत के रचयिता कालिदास है क्या, मृच्छकटिकम के शूद्रक है क्या, किराता अर्जुनियम को भास ने लिखा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप मेघदूत की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, कालिदास ने लिखा है, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा है, लेकिन किराता अर्जुनियम को दोस्तों भारवी ने लिखा है, ना कि भास ने। भास ने नहीं लिखा है, बल्कि भारवी ने लिखा है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत होने की वजह से क्या हो जाएगा कि केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 75। संत गोमतेश्वर या बाहुबली के संदर्भ में बात करेंगे। जैन परंपरा के अनुसार इन्हें प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता है क्या? जैन परंपरा के अनुसार तो ये माना जाता है कि ये जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र हैं, न कि इन्हें प्रथम तीर्थंकर नहीं माना जाता है ऋषभ देव या आदि, बल्कि ये माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र हैं। तो पहला तो गलत हो गया।
राजस्थान के दिलवाड़ा में गोमतेश्वर की 57 फुट की ऊंची एकात्मक मूर्ति जो है कि यहाँ पर स्थित है क्या? तो क्या दूसरा सही है? तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ये असल में राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक में है। कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक के अंतर्गत है ये। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर मूर्ति है बाहुबली की, उसके लिए है। तीसरा, पंपा का आदि पुराण 10वीं शताब्दी में रचित एक कन्नड़ महाकाव्य है और जिसमें गोमतेश्वर जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो पम्मा है, इनको हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं, कन्नड़ की त्रिमूर्ति, जिसमें आपके एक तो पंपा आएंगे, एक रन्ना आएंगे और एक आएंगे पोन्ना। तो ये तीन लोग हैं जो कि क्या है, दक्षिण भारत के मतलब कन्नड़ त्रिमूर्ति है, इनकी तीन महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। तो तीसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, ये मैंने कराया है आपको। यह विश्व के 50 से अधिक देशों में स्थित 275 प्लस वैश्विक नदी शहरों को कवर करने वाला एक अलायंस है। इसमें नीदरलैंड का हेग, ऑस्ट्रेलिया का एलिडेट और हंगरी का स्लोजन वाकी नदी शहर भी क्या इसमें शामिल होगा? तो आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार सक्रिय रूप से ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो जब निम्नलिखित प्रदूषकों पर आप विचार करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा, प्लूटोनियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। पूछ रहा है इनमें से कौन से प्रदूषक है जो इस उद्योग से संबंधित है, जो ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है, तो इस उद्योग से संबंधित है, मतलब मोटर कार इंडस्ट्री से संबंधित है। तो इसमें आप देखोगे कि प्लूटोनियम को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि प्लूटोनियम क्या है, एक नाभिकीय ईंधन है। क्या है दोस्तों? ये नाभिकीय ईंधन है और ये न्यूक्लियर प्लांट से निकल सकता है या उसमें यूज हो सकता है, ये मोटर वाहनों में यूज नहीं होता। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये सही है आपके 1 2 4 5। तीसरे को हटा दो, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब तो न्यूक्लियर एनर्जी के साधन है। अगला प्रश्न है, भारत के मत्स्यिकी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंतर्देशीय मत्स्यिकी भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान करती है। भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन चुका है। तो इसके बारे में अगर आप देखोगे कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि भारत जो है कि मत्स्य उत्पादन के मामले में चौथे नंबर पे आ चुका है, न कि तीसरे नंबर पे नहीं है, चौथे नंबर पे हम यहाँ पर स्टेबल करते हैं। तो इसलिए तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और समान आधारों के अलावा अन्य किसी तरीके से पद से हटाया नहीं जा सकता। पहली चीज यहां ध्यान देना कि अटॉर्नी जनरल की बात हो रही, भारत के महान्यायवादी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हाई कोर्ट से कंपेरिजन मत करिए, सुप्रीम कोर्ट से कंपेरिजन करना चाहिए था यहाँ पे। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे हाईकोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं, हम इसकी बात करें ना कि जो आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी होता है, ये असल में प्रसाद पर्यंत होता है। ये क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इसमें कोर्ट वाला तो कोई मैटर ही नहीं आता है, ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकता है, क्योंकि ये सरकार का वकील माना जाता है, विधि अधिकारी। तो इसमें कोर्ट का कोई मामला ही नहीं होता है। पहला गलत। भारत के संविधान के तहत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्य होता है, यानी उसके पास इतनी योग्यता तो होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश भी बन सके। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, अर्थात डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि न तो पहला सही है न ही दूसरा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक जो है, बीसीआई तकनीक की बात करें तो इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है कि बीसीआई एक ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। ये बात तो सही है, क्योंकि जो कंप्यूटर इंटरफेस होता है ये स्पेशली आपके ब्रेन से रिलेटेड हो जाती है। जो आप ब्रेन में सोचते हो वैसी एक्टिविटी होने लगती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाती है। वर्तमान में बीसीआई तकनीक का मनुष्यों या पशुओं पर पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है, ऐसे बात नहीं है, लगातार प्रयास किया जा रहा है, इस पर परीक्षण किया जा रहा है। और बीसीआई केवल एक दिशी होती है, एक दिशी नहीं होती है दोस्तों, तो ये भी गलत है। तो केवल पहला सही यानी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 81 की बात करें, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। सारस क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोल्डन महाशीर और भारतीय पेंगोलिन। अब ये पूछ रहा है कि कितने जीवों को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की लाल सूची यानी रेड सूची में थ्रेटेड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, थ्रेटेड स्पीसीज के रूप में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चारों कोई थ्रेटेड स्पीसीज के रूप में वल्नरेबल की स्थिति में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है 82, मजदूरी संहिता 2019 की बात करें तो इस संहिता के तहत मजदूरी में अन्य के साथ साथ कर्मचारियों को देय बोनस या यात्रा भत्ता सहित वेतन शामिल होते हैं क्या? जो हमारी नई मजदूरी संहिता आई है 2019 की,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें कर्मचारियों को देय बोनस या कोई यात्रा भत्ता शामिल है ही नहीं, बल्कि मजदूरी में वेतन भी है, भत्ता भी है, मौद्रिक संदर्भ के रूप में अन्य घटक हो सकते हैं, लेकिन कोई बोनस वगैरह या यात्रा भत्ता नहीं है। तो ये बात तो स्टेटमेंट गलत हो गई। और इसके तहत समान प्रकृति वाले कार्य में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये बात तो बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि इस नियम के तहत ये बिल्कुल भी कह सकते हो कि लैंगिक रूप से असमानता तो स्थापित नहीं की जाएगी। भाई कोई भी काम अगर महिला पुरुष दोनों सेम रूप से कर रहे हैं तो दोनों को समान रूप से वेतन भी मिलना चाहिए, तो ये भी बात सही है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 5 वर्ष से अनधिक के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन और समीक्षा का प्रावधान, यानी 5 वर्ष से ज्यादा समय नहीं, 5 वर्ष तक के लिए हर 5 वर्ष पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रिव्यू करना पड़ेगा कि न्यूनतम मजदूरी इस महंगाई के हिसाब से सही है कि नहीं, अगर कम पड़ रही तो उसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों करेंगी। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन की केवल 2 सही है, 2 युग्म सही है, पहला जबकि गलत है। अच्छा, एक प्रश्न यूपी पीसीएस ने पूछा था कि मजदूरी संहिता 2019 में कौन कौन से जो है कि अब केवल प्रावधान शामिल है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 4 प्रावधान शामिल होते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन जो कि संहिता थी 1948 की। दूसरे नंबर पे इसमें आता है मजदूरी संदाय, मतलब कि जो मजदूरी संदाय है ये वाला 1936 का। थर्ड नंबर पे इसमें आता है बोनस संदाय, क्या है बोनस संदाय, जो कि 1965 का है। और फोर्थ नंबर पे इस पे आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो इसी समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत ही महिला और पुरुष दोनों अगर समान कार्य करें तो समान वेतन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें वाईफाई 7 तकनीक के बारे में। ये मैंने करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ाया था। वाईफाई 7 तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए कई फ्रीक्वेंसी बैंड संयोजन का विशिष्ट रूप से सपोर्ट करती हैं। इसे मुख्य रूप से इंडोर प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है और आउटडोर परिवेश में इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। यह पुराने उपकरणों के साथ पश्चिमगामी संगतता प्रदान करती है जो पिछले वाईफाई स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड को। तो यहां पर आप देखोगे कि पहला और तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यह झारखंड राज्य में स्थित एक कृत्रिम गुफा है। क्या यह कृत्रिम गुफा है कि नहीं है? तो आप देखोगे कि नहीं, ये तो एक प्राचीन गुफा है, और जब प्राचीन गुफा है तो ये जो है कि एक तरीके से कृत्रिम गुफा कैसे होगी। अच्छा, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जिसलिए गलत हो रहा है, कृत्रिम गुफा तो चलो मान भी ले, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भित्ति चित्रों के अलावा इस गुफा में देवनागरी लिपि में लिखा गया एक धार्मिक शिलालेख भी मौजूद है क्या? तो ये बात गलत है, वो देवनागरी लिपि में नहीं है, बल्कि वो किस लिपि में है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा 84 का, कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गोंडवाना और टर्शरी दोनों संरचनाओं में कोयले का भंडार उपलब्ध है क्या? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दोनों में ही है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो गोंडवाना में ज्यादा है, टर्शरी में बहुत कम है। देश के कुल कोयला उत्पादन में टर्सरी कोयला का योगदान सर्वाधिक है, ये गलत है भाई। सबसे ज्यादा योगदान जो है कि गोंडवाना लैंड का है, तो दूसरा तो गलत हो गया। भारतीय राज्यों में कोयले का जो सर्वाधिक भंडार है वो क्या झारखंड में स्थित है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप देखोगे कि ओडिशा में है। इस समय करंट अफेयर्स मतलब करंट नॉलेज के हिसाब से कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो भंडार है वो ओडिशा में, तो तीसरा भी गलत है। यानी पहला तो सही है कि गोंडवाना और टर्सरी दोनों संरचनाओं से हमें कोयला भंडार की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका बोवनेंको नॉर्थ डोम ग्लिकनीज, ये संबंधित किससे हैं? तो ये मुख्य रूप से आप देखोगे ये गैस के कुछ बृहत्तम फील्ड वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है पेट कोक और कोयले के प्रयोग के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, पेट कोक और कोयले के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पूछ रहा है पेट कोक अपनी निम्न कार्बन सामग्री और कम राख अवशेष के कारण कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरणीय अनुकूल है। बिल्कुल सही है। और कोयले के विपरीत पेट कोक जल विकर्षक यानी हाइड्रोफोबिक और कम वाष्पशील होता है, ये भी सही है कि ये जल्दी जो है कि वाष्प बन के उड़ता भी नहीं है और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है, तो दोनों ही बातें सही हो गई। 88 प्रश्न नंबर पे अगर हम देखें तो भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ब्लैडर वाटर्स, पाइप वाटर्स और वन्य रतालू ये और भारतीय स्क्विल ये किससे संबंधित है? ये किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहोगे तो कह सकते हैं कि मानसून के दौरान खिलने वाले जो अल्पजीवी होते हैं ना, पादप, उनके बारे में बात हो रही है, पादप के बारे में। फिर अगला प्रश्न प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यह वर्तमान में किसान पंजीकरण के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी खाद्य फसलों और तिलहन फसलों को शामिल किया गया है। सभी कृषकों को इस योजना के अंतर्गत नामांकन करवाना अनिवार्य है। देखो ऐसे प्रश्न कि सभी कृषकों को अनिवार्य कर दिया जाए ये जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कंडीशंस भी है, तो इसलिए आप देखोगे कि पहला और दूसरा तो सही है,
ये विश्व स्तर पे सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। हालांकि इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, ठीक है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि सभी लोगों को कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे दूसरे में भी देखोगे तो सभी खाद्य फसलें, तिलहन फसलें और वाणिज्यिक फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो तीसरा भी आप याद रख लो, वाणिज्यिक भी। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए यहाँ पे केवल 2 सही रहेंगे। अगला प्रश्न है जमानती बॉन्ड। जमानती बॉन्ड की अगर हम बात करें तो क्या प्रश्न यहां पे बनेगा कि यह एक 2 पक्षीय अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्ष जमानत पक्ष के और दूसरे पक्ष के ऋण के डिफॉल्ट या विफलता के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह बात गलत है। इस लिखत के तहत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही जमानत पक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह भी गलत है। केवल आप यहां पे दिखा रहे हो कि केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही काम कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है। कोई भी वित्तीय संस्था जो इसके लिए एलिजिबल होगा वो काम कर सकता है। जमानत कोई बैंक गारंटी नहीं होगी, बल्कि ना ही कोई पॉलिसी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में तिलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अगर हम विचार करते हैं तो भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक के साथ साथ खाद्य तेलों का एक प्रमुख आयातक भी माना जाता है क्या भारत को? तो हम कह सकते हैं हाँ कि तिलहन का उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम खाद्य तेलों का आयात भी करते हैं। भारत में अधिकांशतः तिलहन उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पर यह भी बात सही है कि सिंचित क्षेत्रों में ही जो है कि होती है उत्पादन वर्षा, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बांध, जल विद्युत संयंत्र या फिर जलाशय और नदी पूछा जा रहा है, जैसे गंडीकोटा, श्रीशैलम, हथनी कुंड और रतले जल। तो ये इसका मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो अगर हम गंडीकोटा की बात करें तो पेन्ना नदी पर है, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। श्रीशैलम की बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर है, यह भी बात सही है। हथनी कुंड बैराज की बात करेंगे तो यह भी बात सही, क्योंकि ये कंक्रीट बैराज है जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और ये यमुना नदी पर स्थित है, यह भी सही है। अगर रतले जिले की बात करें, रतले जल विद्युत है, ये चिनाब नदी पर है, स्पेशली किश्तवाड़ जिले के आसपास जम्मू कश्मीर में, तो ये भी सही है। तो चारों ही सही है, अर्थात कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किए। निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपयुक्त में से कितनी परिस्थितियों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विघटन हो सकता है? कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विघटन हो सकता है? देखिए, जब भी नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो क्या आपको लगता है कि मंत्रिपरिषद का विघटन होता है क्या? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद चल रही थी 2019 में, लेकिन 2021-22 में आपने देखोगे 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो कि माननीय राष्ट्रपति का पद धारण करती है। तो क्या 2019 की मंत्रिपरिषद भंग हो गई थी? नहीं हुई थी ना, 2024 में चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय तो नहीं होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ही त्यागपत्र दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद का विश्वास खत्म, तो इस समय जो है कि भंग हो सकती है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु, निवर्तमान का मतलब जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसे में भी आपको मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मर गया तो दूसरा प्रधानमंत्री ढूंढ लोगे, नहीं, बल्कि नई मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो 2 कंडीशन तो है, पहली और दूसरी, तो केवल 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 94, स्क्रब टाइफस रोग के बारे में बात करें, 94 के बारे में कि स्क्रब टाइफस रोग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। स्क्रब टाइफस बुखार एक विषाणु जनित रोग होता है, क्या यह विषाणु से होता है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं से होता है। दूसरा, स्क्रब टाइफस से बचाव हेतु कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है क्या? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके लिए अभी कोई भी प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्क्रब टाइफस मनुष्यों में मुख्य रूप से दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है, तो ऐसा नहीं है, ये जूनोटिक पद्धति है जो कि टिक्स, पिस्सू और जू वगैरह के काटने से होता है। ये खाना वगैरह दूषित जल पीने से नहीं होता है। वहीं यह रोग अधिकतर समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रसारित होता है, तो ऐसा नहीं, जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादातर जो है कि प्रसारित होते हैं जहां पे उष्ण कटिबंधीय जोन होता है, तो यह भी गलत है। तो केवल दूसरा सही है, यानी कि एक स्टेटमेंट ही केवल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे होगा 95, यमन की सीमाओं से सटी हुई है, क्या क्या है यमन की सीमाओं से सटा हुआ? पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अदन की खाड़ी से, उत्तर में सऊदी अरब से और पूर्व में ओमान से। हमारे यमन की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है? तो आप देखोगे चारों ही डायरेक्शन सही है भाई। पश्चिम में आपको रेड सी देखने को मिलता है यमन के पास, दक्षिण में आपको अदन की खाड़ी देखने को मिलती है, उत्तर में आपको सऊदी अरब देखने को मिलता है और पूर्व में आपको ओमान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि केवल 2 तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, 1992 से लेकर 97 के दौरान। बाकी दूसरा तीसरा सही है, अर्थात केवल 2 युग्म सही।
अगला प्रश्न है यहाँ पे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा रहा है किस संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसको जो जारी किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 98 संसद के निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने प्रस्तावों में सरकार की पराजय का खतरा, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो अगर एक बार पारित हो गए तो सरकार के गिरने का भी खतरा बन सकता है। तो अगर आप देखोगे निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव की बात करें तो ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में लाने के बाद ये क्या माना जाता है कि ये एक तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है कि आलोचना होती है, यानी सरकार की नीतियों के उनके कार्यों का निंदा की जाती है। लेकिन इसमें कहीं भी इस तरीके की बात नहीं है कि इसमें पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है, ऐसा जरूरी नहीं। भाई सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही है, निंदा प्रस्ताव हो रहा है, ऐसा कोई मतलब तो है नहीं। दूसरा अगर हम बात करें स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन जो प्रस्ताव होता है ये असल में क्या होता है, इसलिए आता है कि अगर जो सदन की कार्यवाही होती है उसको रोकते हुए किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की ओर पूरे के पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भाई जो रेगुलर कार्यवाही चल रही है अध्यक्ष महोदय उसको स्थगित करिए, बल्कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अभी कोविशील्ड की वजह से ये पता चल रहा है कि लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होगा, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, इस पर हम चर्चा करें कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो क्या सही है कि नहीं है, ये सब पे बात है। अर्थात इंपॉर्टेंट मुद्दे को सामने लाया जाता है। तो यहां पे भी सरकार नहीं गिर रही है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए ही आता है, जो कि स्पेशली लोकसभा में होता है, और इसके लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और अगर ये पास हो गया तो यहां पर मंत्री परिषद को जो है कि त्यागपत्र देना पड़ सकता है। और दूसरा आता है धन्यवाद प्रस्ताव, जो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो है कि धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है जब पहली बार लोकसभा गठित होती है, पहली मतलब 2024 में जैसे गठित होगी या 2019 में होगी, तो उसमें धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है सदन में। अगर वो पारित नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति और उसकी पूरी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में किसी को विश्वास नहीं है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे 3 और 4 यानी केवल 2 ऐसे हैं जिनकी वजह से सरकार गिर सकती है अगर ये पारित नहीं हुए तो। अगला प्रश्न यहाँ पे पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य या पाबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में, यह ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में स्थित है। भारत में गैंडों का सर्वाधिक घनत्व यहीं पाया जाता है और इस अभ्यारण्य में राजमायोंग आरक्षित वन, पाबी तोरा आरक्षित वन शामिल है। इसे अक्सर मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे अक्सर मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि चारों ही बातें यहाँ पर सही है, इसलिए आप देख सकते हो कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि चारों ही बातें यहाँ पे सही है। और यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त द्वीपों में से कितने द्वीप लक्षद्वीप समूह का हिस्सा माने जाते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि लक्षद्वीप एक समूह है जिसमें 12 एटॉल हैं, 3 प्रवाल हैं और 5 जलमग्न बैंक शामिल है इसमें। तो इसमें अगर आप देखोगे मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तो एक तो एंड्रोट है और एक कल्पेनी है, जबकि दीवार और नेत्रानी ये किसी प्रकार के जो है कि मतलब ये गोवा के आसपास मांडोवी नदी के पास तो छोटे छोटे द्वीप हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 3 और 4 इसका मतलब केवल 2 सही है। और इस तरीके से हमने जो है कि इसको कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपको व्याख्या वगैरह भी इसकी मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहां से ओपन नहीं होता है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है ग्लैंस एकेडमी। क्या सर्च करोगे? ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल करके भी सर्च करोगे तो आ जाएगा हम लोगों का चैनल, जिसमें लगभग 7,500 से लोग अधिक जुड़ चुके हैं और आप भी इसमें ज्वाइन होकर अपने फैमिली का सदस्य बन सकते हैं, जहाँ पे सारी पीडीएफ क्लास अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।